सैफ अली खान की आजकल खबरें आ रही हैं 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है जिसे इंडियन गवर्नमेंट जब्त करना चाहती है। वो नवाबीन जो वहाँ से अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के पाकिस्तान आ गए, उनकी प्रॉपर्टी हुकूमत भारत की मिल्कियत है। इसमें सैफ अली खान का पाकिस्तान से क्या लिंक है? सैफ अली खान के पाकिस्तान से बड़े गहरे लिंक है। आबदा सुल्तान के जो पैलेस हैं ये उन्होंने खुद बनवाए या उनको ये मिले? ये सब कुछ आया तो अंग्रेजों के साथ वफादारी के नतीजे में था। ये जो इल्जाम लगता है कि हिंदुस्तान में जो रियासतें थी उनके नवाब महाराजा, इन लोगों ने हिंदुस्तान अंग्रेज के हाथ में बेचा। 19वीं सदी के बिल्कुल अवाइल में मुकम्मल तौर पे पंजे गाड़ लिए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। थोड़ी सख्त है ये बात। कहीं हम देखते हैं ये जो नवाब थे या महाराजा थे अपनी रियासतों के, उन्होंने अपने ही शहरियों पर जुल्म किए हों। नवाब ऑफ रामपुर अपने इर्द गिर्द की रियासतों के जो छोटे छोटे राजे महाराजे थे वो उनके साथ शर्तें लगा के खेला करते थे कि एक साल में कौन ज्यादा से ज्यादा औरतों को डीफ्लावर करता है। अच्छा, ये सारी बातें जो हैं हकीकत के करीब हैं या ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज ने डीफेम करने के लिए लिखा है? एक साहब थे जो ब्यूरोक्रेट थे, मई जून 1947 में जब आज़ादी हो रही थी, उन्होंने बड़े बड़े पलंदे निकाले, पूरे हिंदुस्तान में ऐलान किया कि आप जो आपके पलंदे हैं राजों महाराजों नवाबीन के बारे में, उनके करतूतों के बारे में, उन्हें जला दें। आपने हिंदुस्तान के महाराजा और नवाबीन की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन उनकी हकीकत क्या है ये सब आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे। अंग्रेज ने महाराजा और नवाबीन को रुस्वा करने के लिए क्या क्या कहानियां घड़ी? हिंदुस्तान के ये राजवाड़े बने कैसे थे? अंग्रेज ने किस रियासत की रानी को जेल भिजवाया? और अंग्रेज से आज़ादी के बाद ये महाराजे और नवाबीन पाकिस्तान और इंडिया से क्यों इल्हाक नहीं करना चाहते थे? ये सब जानिए आज के इस पॉडकास्ट में। सुनो पॉडकास्ट के 90% व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने अब तक सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपके ख्याल में मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। ज़िशान भाई, हिंदुस्तान के अंदर 550 प्रिंसली स्टेट्स थी, लेकिन ये प्रिंसली स्टेट्स रियासतें डेवलप कैसे हुई? जबर साहब, ये कोई बहुत ऑथेंटिक फिगर नहीं है 550। कुछ लोग कहते हैं 568 थी, कुछ कहते हैं 693 थी, कुछ कहते हैं 700 थी। तो ये मुख्तलिफ। और एक और बात ये कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी ये बनती बिगड़ती भी रही हैं। एक बात तो ये, दूसरा ये कि स्टेट्स हमें क़ब्ल मसीह से ही नज़र आती हैं हिंदुस्तान के अंदर। जैसे मगध की रियासत जो अब बिहार है, जैसे नंदना की रियासत या तक्षशिला या साउथ इंडिया की रियासतें मरहटों के, हमें ये सारी रियासतें क़ब्ल मसीह से ही नज़र आती हैं कि वो बड़े बड़े राजवाड़े थे और इनकी आपस में कल्चरल डिफरेंस, लिंगुअल डिफरेंस, सिविलाइजेशनल डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। एक रियासत दूसरी रियासत से मुकम्मल तौर पे फ़र्क थी। ये तो आज तक है। आप साउथ इंडिया की आप रियासतें देखें तो उनकी जो ज़बानें हैं वो एक दूसरे से तमद्दुनी तौर पे और ज़बानी एतबार से बहुत फ़र्क है, एक दूसरे की ज़बान को नहीं समझते। आप ज़्यादा दूर ना जाएं, आप अपने इलाके में देख लीजिए। यानी कि ये जो हुंज़ा की स्टेट आपके साथ बाद में आके मिली, हुंज़ा गिलगित बल्तिस्तान जिसे हम कहते हैं अब, यहाँ वक़ी बोलने वाले, शना बोलने वाले, ब्रोशस्की बोलने वाले, बल्ती बोलने वाले, खवार बोलने वाले, ये सब लोग एक दूसरे की ज़बान को आम तौर पे नहीं समझते। लेकिन हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में हमें हिंदुस्तान एक नज़र आता है। यानी हिंदुस्तान पे अगर किसी एक बादशाह की अमलदारी थी तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था सबसे पहले। बल्कि मौर्य के बाद, जब मौर्य डायनेस्टी अशोका के बाद आहिस्ता आहिस्ता ड्विंडल होना शुरू हुई तो फिर वो उस तरह राजवाड़ों में तकसीम हो गई। उसकी एक वजह ज़बान है, सकाफ़त है, नस्ल है। बहुत से जो राजवाड़े हैं वो कॉरेस्पॉन्ड करते हैं ज़बान को। जैसे पंजाब भी, आप समझने के लिए हम बात कर रहे थे, पंजाब है वो चाहे हिंदुस्तानी पंजाब है, चाहे आज का यहाँ का हमारा पाकिस्तान का पंजाब है, ज़बान तो एक है। हम बहुत जल्दी रिलेट कर लेते हैं उनके साथ। फिर दरिया जहाँ से आपकी तिजारत होती है, तो ये जो राजवाड़े बने, जो रियासतें बनी, शाही रियासतें बनी, वो इन कंपोनेंट्स से मिलके बनी। एक बात तो ये, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ही आहिस्ता आहिस्ता बहुत शाही रियासतें उस तरह से नहीं रहीं। राजवाड़े थे जिन पे किसी की हुकूमत थी, कोई बदल जाता था, कोई अटैक कर देता था, कोई ख़त्म कर देता था। तो हिंदुस्तान के अंदर हमें ये रियासती एतबार से ये फ़र्क बनता बिगड़ता रहा। हम आ जाते हैं 13वीं सदी में। 13वीं सदी में हमें नज़र आता है कि कुछ रियासतें, शाही रियासतें इस्टेब्लिश हो चुकी थी।
उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि हुन्स की अटैक और बुद्धिज़्म का यहाँ से चले जाना, उस वजह से काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुका था कि जो बहुत बड़ी बड़ी डायनेस्टीज़ थी वो कमज़ोर हो गई थी। जब भी बादशाहत कमज़ोर हुई है, जब भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कमज़ोर हुई है, चाहे वो आलमगीर की है, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य की है, और चाहे वो बरतानवियों की है, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट कमज़ोर होगी राजवाड़े उठना शुरू हो जाते हैं, मजबूत हो गए, वो मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक हमें फैक्टर नज़र आता है इसके अंदर। 13वीं सदी के बाद 16वीं सदी तक अगर हम आएँ मुग़लों के दौर तक, तो मुग़लों के दौर में बिज़नेस एक्टिविटी की वजह से, प्रोटेक्शन की वजह से, माली अग्रीमेंट्स की वजह से हमें नज़र आता है कि कुछ रियासतें डेवलप हो चुकी थी। जैसे बंगाल की रियासत थी, जैसे अवध की रियासत थी, जैसे हैदराबाद की रियासत थी। ये मुग़लों के दौर तक 13वीं से 16वीं सदी के अंदर डेवलप हो चुकी थी। अब इसमें माली मफादात भी थे, इसमें कुछ ख़ानदानों का उभर के सामने आना भी था, उनकी डोमिनेंस भी थी, और बाद में उनके हम देखते हैं कि मुग़लों के साथ ताल्लुक़ात भी बेहतर रहे। गो के मुग़लों ने कहीं हैदराबाद को, बंगाल को, वहाँ अपने लोगों को भी अपॉइंट किया। लेकिन मुग़लों के कमज़ोर होते ही आलमगीर के फ़ौरन बाद हमें नज़र आता है कि राजवाड़े फिर ज़्यादा कायम होना शुरू हो गए, बल्कि फिर छोटे छोटे ऐसे भी रियासतें बनी जो जानशीन रियासतें थी। फॉर एग्ज़ाम्पल भोपाल की रियासत या रामपुर की रियासत, बहुत सी ऐसी जिन्हें प्रोटेक्शन चाहिए थी, नई रियासतें वजूद में आ गई। ये जो सैफ अली ख़ान की आजकल खबरें आ रही हैं कि उसकी जो 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिसे इंडियन गवर्नमेंट एनिमी एक्ट के तहत जो है वो जब्त करना चाह रही है, ये सारी कहानी क्या है? अच्छा, वो बड़ी दिलचस्प बात है। एक तो उसका नाम जो एक्ट है, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। हमारे यहाँ भी जो लोग हिंदू और सिख और दूसरे लोग जो यहाँ से छोड़ के गए हैं, दूसरे मज़हब के लोग, उनकी जायदाद हमारे पास भी मौजूद है। हमारे पास भी एक डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, उन्होंने बनाया हुआ एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। यानी कि चीन और पाकिस्तान, क्योंकि दुश्मन मुल्क हैं, जो लोग वहाँ से अपनी जायदाद छोड़ के हिंदुस्तान से चीन या पाकिस्तान गए हैं, या वो ममालिक जो कि उनके दोस्त ममालिक नहीं हैं, तो उन्होंने उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत मुख्तलिफ वक्तों में बनते रहे। 62 में बना, 68 में बना, 2015 में, 2017 में उसके ऊपर अमेंडमेंट एक्ट भी बना। किस्सा ये है कि वो लोग, वो नवाबीन या वो बिजनेसमैन जो वहाँ से अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के पाकिस्तान आ गए, उनकी प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत हुकूमत भारत की मिल्कियत है। अच्छा, इसमें सैफ अली ख़ान का पाकिस्तान से क्या लिंक है? सैफ अली ख़ान के पाकिस्तान से बड़े गहरे लिंक हैं। अच्छा, सैफ अली ख़ान की दादी की बहन आबिदा सुल्तान साहिबा बहुत ज़बरदस्त खातून थी, और उनके वालिद थे नवाब हमीदुल्लाह ख़ान, जो कि भोपाल के नवाब थे। वैसे भोपाल एक ऐसी रियासत है जहाँ पे 4 मुसलमान ख़ातीन नवाब रही हैं, डी फैक्टो नवाब। अच्छा, आबिदा सुल्तान, उससे पहले उनकी वालिदा, फिर उनसे पहले उनकी वालिदा, ये रही हैं। मर्द नवाब भी थे, लेकिन लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी का जो दौर है उसमें 4 ख़ातीन ही नवाब बीन रही हैं वहाँ। अच्छा, जिनमें आबिदा सुल्तान भी थी। ख़ास तौर पर जब उनके वालिद नवाब हमीदुल्लाह ख़ान वॉर के सिलसिले में बिज़ी हो गए कहीं, तो उन्होंने कहा कि कैबिनेट आप ही संभालें। आबिदा सुल्तान, पहले मैं थोड़ा आबिदा सुल्तान साहबा का तारुफ करा दूँ, जो कि सैफ अली ख़ान की दादी की बहन है। ठीक है। जहाज़ वो उड़ाती थी, अच्छा, पोलो प्लेयर थी, टेनिस प्लेयर थी, बाल ये वो ज़माना देखिए कितना कंजर्वेटिव दौर है वो, आज के हिसाब से देखे तो। अपने बाल कटवाती थी और बिल्कुल किसी सिनफी तकसीम को या इम्तियाज़ को बर्दाश्त नहीं करती थी। जैसे मुग़लों के अंदर हम देखते हैं जहांआरा बेगम, वो भी ऐसी थी। हाँ, लेकिन जहांआरा बेगम, खैर मुग़ल दौर तो थोड़ा ज़्यादा पुराना हो जाता है, लेकिन जहांआरा बेगम बिजनेस वुमन थी। जहाज़ थे उनके अपने जहाज़ थे, वो बहुत पढ़ी लिखी भी थी, शायरी की भी शौकीन थी। आबिदा सुल्तान बेगम जो है वो एक रेबल थी, बाकायदा एक बागी थी। उस ज़माने की औरतें ऐसी नहीं थीं, इतनी बोल्ड, इतनी लिबरल, इतनी एनलाइटेंड, मर्दों के शाना बशाना काम करने वाली, बल्कि मर्दों को ले के साथ चलने वाली, यानी कि वो कैबिनेट की में थी। अंग्रेज़ के भी अगेंस्ट कोई उन्होंने कुछ किया? नहीं, अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ तो नहीं थी। फिर रेबल कैसे? रेबल रिवायतों की रेबल थी।
यानी उस ज़माने में औरतें पर्दा करती थीं, औरतें मर्दों के सामने बोल नहीं सकती थीं, औरतें ज़नान खानों में रहती थीं, और ये टेनिस खेलती थीं, ये पोलो खेलती थीं, मर्दों के साथ खेलती थी पोलो, ये बाल कटवाती थी। उस ज़माने में कोई तसव्वुर ही नहीं था बाल कटवाने का ख़ातीन का। मतलब इन्होंने किसी भी सूरत औरत को, और औरतों के लिए आवाज़ भी बहुत उठाई इन्होंने, किसी भी सूरत औरत को मर्द से कमतर हैसियत में नहीं जाना, और इसको अमली सबूत दिया। आबिदा सुल्तान बेगम वो थी। ठीक है। अच्छा, फिर वो सोशल वर्कर भी थी। बल्कि उनका पाकिस्तान आने का किस्सा भी ये है कि पार्टीशन के बाद जब पता चला कि एक ट्रेन आ रही है जो भोपाल जाएगी और वहाँ उसके अंदर रेफ्यूजीज़ होंगे, तो ये ख़ुद ट्रेन को रिसीव करने के लिए उन लोगों को वहाँ गई प्लेटफॉर्म पे, और इन्होंने देखा कि ट्रेन में लाशें लाशें पड़ी, कटी फटी लाशें, एक बंदा भी ज़िंदा नहीं था। तो ये बड़ा इनके दिल पे ये ग्रां गुजरा, बड़ा मुश्किल से उन्होंने ज़ब्त किया इस चीज़ को, क्योंकि इंसान दोस्त थी बहुत ज़्यादा। खैर, कहा यह जाता है कि इन्होंने फिर भोपाल छोड़ा और अपने बेटे शहरियार ख़ान के साथ, शहरियार ख़ान आप जानते ही होंगे जो पीसीबी के चेयरमैन भी रहे हैं जी, वो इनके बेटे थे। अच्छा। शहरियार ख़ान और आबिदा सुल्तान 13 बरस की थीं जब वो खेल रही थी कहीं, तो उन्हें बुलाया गया और ये कहा गया कि ज़रा बात सुनो, ये कपड़े पहन लो, ये ज़रा बाल बना लो, जैसे भी थे बाल। उसने बना, उसका ख्याल है कि मुझे हर बार किसी न किसी एडवेंचर के लिए बुलाया जाता है, तो अब भी कोई एडवेंचर होगा। तो वो एडवेंचर नहीं था, वो उनकी शादी थी। वो 13 बरस की उम्र में एक छोटी सी रियासत के एक राजा थे, उनके साथ उनकी शादी हो गई। शादी वो कबूल करने वाली खातून ही नहीं थी उस अंदाज से। कुछ अर्सा शादी चली, नाचाकी रही, शहरियार पैदा भी हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने तलाक ले ली। उन्होंने कहा मैं दरअसल मुझे ये एक कबूल ही नहीं है कि कोई मेरे साथ मौजूद हो मेरी आरामगाह में, मुझे कबूल ही नहीं है, मुझे ये ज़िंदगी ही पसंद नहीं है, मैं इस ज़िंदगी का बोझ ही नहीं बर्दाश्त कर सकती कि कोई अपनी मनमानी करे। तो खैर उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। अब एक केस शुरू हो गया जो कि कस्टडी का केस था, और बड़ी परेशानी रही। ये किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा लटकाने और उसके बारे में परेशान रहने वाली खातून नहीं थी, मसलों का फौरी प्रॉब्लम सॉल्वर थी। इन्होंने इसका हल ढूंढ लिया इस कस्टडी के केस का। इन्होंने गाड़ी निकाली, अपने एक्स जो इन लॉज थे उनके घर पहुंची, अपने शौहर के बेडरूम में गई और उसके सामने एक पिस्तौल रख दिया और उसे कहा कि मुझे गोली मार दो, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी, लेकिन ये केस ख़त्म होना चाहिए कस्टडी का। हम दोनों में से कोई एक रहेगा जो शहरियार को पालेगा। फिर केस ख़त्म हो गया। तो खैर फिर तकसीम हो गई। तकसीम के बाद ये शहरियार को लेके और पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान आने के बाद भी बहुत से काम किए। ब्राज़ील में एम्बेसडर बना दिया गया उन्हें, लेकिन उन्हें वो काम को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। 18 महीने बाद ही वो रिज़ाइन करके वापस आ गई। फिर मोहतरमा फ़ातिमा जना की कैंपेनिंग करती रही वो, और उनकी वफ़ात 2002 में हुई है। अच्छा। आबिदा सुल्तान साहिबा की, और 1913 में वो पैदा हुई थी। माशाल्लाह बड़ी लंबी और भरपूर ज़िंदगी उन्होंने गुजारी और बहुत अच्छी तरबियत अपने बेटे की भी की बहरहाल, और पाकिस्तान की भी बहुत खिदमत की उन्होंने। उन्हें भारत ने वापस भी बुलाया कि आप वापस आ जाए, हम आपको नवाब का टाइटल देते हैं, आप नवाब ऑफ भोपाल बने। और भी बड़े लोगों को बुलाया था, जैसे पंडित नेहरू ने बड़े गुलाम अली ख़ान को बुला लिया था वहाँ। फिर कुछ हमारी ख़ातीन थी जैसे क़ुर्रतुल ऐन हैदर, यहाँ आई पाकिस्तान, उनका दिल नहीं लगा, वापस चली गई। जैसे साहिर लुधियानवी थे, वो यहाँ आए कुछ अरसे के लिए, फिर वापस चले गए। ऐसे बहुत से लोग थे जो यहाँ आए लेकिन वापस चले गए, लेकिन ये नहीं गई, ये पाकिस्तान ही में रहीं और बड़ी कमिटेड रहीं अपने नज़रियात से। वही जो एनलाइटनमेंट और लिबरलिज़म की जो इनकी थ्योरी थी उसके साथ कमिटेड रहीं। तो ये थी आबिदा सुल्तान। जब मैंने कहा गया कि आप वापस आ रहे नवाब ऑफ भोपाल आपको बना देंगे, तो उन्होंने कहा कि ये जो 15,000 करोड़ की जायदाद जिसका आजकल बड़ा चर्चा है, जिसमें फ्लैग स्टाफ हाउस है, जिसमें नूरुस्सबा पैलेस है, जिसमें दारुस्सलाम बंगलो है, जिसमें अहमदनगर का पैलेस है, ये सारे कुल मिला के 15,000 करोड़ की जायदाद बनती है। तो ये बेसिकली भोपाल की जायदाद है जो आबिदा सुल्तान ने अपनी बहन साजिदा सुल्तान को गिफ्ट कर दी थी। तो साजिदा सुल्तान साहिबा के पोते हैं सैफ अली ख़ान, जिसकी वजह से इनको ट्रांसफ़र होगी विरासत में।
नहीं, ट्रांसफ़र ही का तो मसला है। मैं थोड़ा पहले आपको बता दूं कि साजिदा सुल्तान साहिबा की शादी किससे हुई। उनकी शादी हुई नवाब इफ्तिखार पटौदी से। बिल्कुल ठीक है। वो पटौदी साहब जो थे, वो जो इनके दादा थे, वो इंग्लैंड और इंडिया दोनों की तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं। नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी के बेटे थे नवाब मंसूर अली खान पटौदी, टाइगर पटौदी जिन्हें कहते हैं, उनके बेटे हैं सैफ अली खान। जायदाद ट्रांसफ़र नहीं हुई। ये जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है, इसमें जब अमेंडमेंट्स हुई हैं, अमेंडमेंट्स के बाद ये तय पाया कि जायदाद हुकूमत भारत ही की रहेगी। उसी के हाँ, कस्टोडियन उसके जो रह सकते हैं वो रह लें, जो भी रहना चाहता है। तो वैसे तो स्टेट टू स्टेट ये वेरी भी करता है थोड़ा सा, लेकिन कस्टोडियन रहेंगे। अब भी कोई मसला नहीं है, ये शोरगुल बहुत मचा हुआ है। अब भी सिर्फ ये है कि उन्हें सिर्फ जाके कोर्ट में ये बताना है कि कस्टोडियन मैं हूँ। सैफ अली खान ने कहीं जायदाद जाने वाली नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मतलब जब्त नहीं होगी? नहीं, कुछ भी जब्त नहीं होगा। इसकी एक मिसाल है, पहले आपने राजा साहब महमूदाबाद का नाम सुना होगा। राजा साहब महमूदाबाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दोस्त भी थे। 1952 में वो इंडिया छोड़ के पाकिस्तान आ गए थे, लेकिन उनके बच्चे वहीं रहे थे। उनके बच्चों ने कोर्ट में केस किया। जब उनकी जायदाद को जब्त करने का वक्त आया या जब्त करने की बातें होना शुरू हुई, तो वो गए कोर्ट में, उन्होंने केस किया और केस जीत लिया। तो वो जायदाद उनको मुंतकिल हो गई। ये जायदाद भी इन्हें मुंतकिल तो नहीं होगी, लेकिन ये कस्टोडियन बहरहाल रहेंगे, कस्टोडियन बदलता रहेगा, लेकिन इनहेरिटेंस नहीं होगी। अच्छा, लेकिन ये बेच भी तो नहीं सकते होंगे? नहीं, इनकी विरासत है ही नहीं, इनकी मिल्कियत इनफैक्ट है ही नहीं। कस्टोडियन है, ये मतवली हैं, आप ये समझ लीजिए। जैसे किसी दरबार के मतवली होते हैं ना, अब उसको बेच तो ये जायदाद को बेच नहीं सकते, ना बेच सकते हैं, यहाँ अपने इस्तेमाल में रख सकते हैं। लोग जो कंफ्यूज कर रहे हैं ना, वो भोपाल की जो नवाब हमीदुल्लाह खान की जो जायदाद है, जो आबदा सुल्तान की जायदाद है, उसको कंफ्यूज कर रहे हैं पटौदियों की जायदाद के साथ। अच्छा, पटौदियों की जायदाद फ़र्क है। पटौदी तो वो एक अलहदा छोटी सी एक रियासत है। वो रियासत उन्हें दी गई थी एक अफ़गानिस्तान से आए हुए अंग्रेज़ों के एक वफ़ादार मरहटों के ख़िलाफ़, जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया था अंग्रेज़ों को, उनके इनाम के तौर पे पटौदी की रियासत उन्हें दी गई। यानी कि नवाब मंसूर अली ख़ान या नवाब इफ्तिखार ख़ान पटौदी, इनके जो जद्दे अमजद हैं वो अफ़गानिस्तान से आए थे। अच्छा, ठीक है। यानी सैफ अली ख़ान के जो वालिद हैं, वो उनका शजरा नस्ब जाके मिलता है अफ़गानियों के साथ। तो वो अफ़गानिस्तान से आए थे, मरहटों के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों का साथ दिया, जिसकी वजह से पटौदी रियासत उन्हें मिली। वो पटौदी, वहाँ एक बहुत बड़ा महल है, कोई 150 कमरे हैं उसके, बड़ा ज़बरदस्त लेविश, बहुत शानदार कॉरिडोर्स हैं, बहुत वहाँ शूट भी होते हैं। वीर ज़ारा भी वहाँ शूट हुई थी और बहुत सी फिल्में वहाँ शूट हुई हैं। तो वो एक जैसे तारीख़ी फिल्में कुछ अगर बनाई जाती हैं तो वो पटौदी हाउस जो है उसको वो करते हैं। तो पटौदी हाउस का कोई मसला नहीं है, वो सेफ़ है। वो सेफ़ है, मतलब सेफ़ है जब तक कि वो, क्योंकि वो हुकूमत है तो वो भी हुकूमत भारत का ही तसर्रुफ़ है उस पर। इन्होंने वो दे दिया था एक होटल को, वो लीज़ पे रहा। अब वो लीज़ ख़त्म होने के बाद इन्हें दोबारा मिल गया, तो अब सैफ अली ख़ान पैसा वैसा लगा रहे। तो मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि पटौदियों का जो महल है वो फ़र्क है भोपाल की जायदाद से, जिस पर अभी बात चल रही है, जिस पे अभी 15,000 करोड़ जिसकी है और बात चल रही है। हिंदुस्तान में इस वक्त कुल 9,400 जायदादें हैं जो कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत आती हैं, और इनका तखमीना लगाया गया क्योंकि इसको वो मुख्तलिफ जायदादों को बाज़ औक़ात वो नीलाम भी कर देते हैं। तो इनकी नीलामी के लिए जब अंदाज़ा लगा तो 1 लाख करोड़ रुपए की जायदादें ये बनती हैं सारी की सारी। इसके अंदर जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, उनका घर भी है। बिल्कुल, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का घर भी इनके अंदर है, इन्हीं जायदादों के अंदर 9,400 जो जायदादें हैं। अच्छा, जो पाकिस्तान के अंदर लोगों की जायदादें थी वो उनको मिली, जो पाकिस्तान के अंदर नवाब थे, या उनको भी हुकूमत ने अपने ज़ेरे असर लिया? देखें, जो हिंदूज़ और सिख यहाँ से छोड़ के इंडिया गए, उसके लिए पाकिस्तान ने एक बोर्ड बनाया जिसे कहते हैं इवैक्वी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड। ये हमारे यहाँ जितने भी मंदिर हैं और जितने भी मजहबी जगह हैं या हवेलियाँ हैं जो छोड़ के गए, वो सब के सब उस इवैक्वी ट्रस्ट बोर्ड के ज़ेरे अंसराम हैं, अब भी हैं। अभी लाहौर के अंदरून लाहौर में हम चले जाते हैं तो जो, या बाहर भी शीतला मंदिर या जो भी मंदिर हैं, वो सारे के सारे इवैक्वी ट्रस्ट बोर्ड के ज़ेरे असर आते हैं। बल्कि हमें बाज़ औक़ात अगर किसी को किसी मंदिर का विज़िट करवाना हो, भारत से जब कोई दोस्त आते हैं, तो हमें इवैक्वी ट्रस्ट बोर्ड वालों से ही गुजारिश करना पड़ती है। इदारा अच्छा है,
लेकिन बहुत फ़ाल नहीं है, बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा। अगर इवैक्यूएट ट्रस्ट बोर्ड वाले हमारे यहाँ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, अगर वो काम करें, जैसे मंदिर हैं वो बस पड़े हैं, मंदिर हैं, वो इर्द गिर्द लोगों ने सेवैयाँ बनाने का काम शुरू किया हुआ है, किसी ने घर बना लिए हैं, ऐसे ही है। फिर अगर आप उन्हें उसकी थोड़ी बहुत तज़ीनो आराइश करें, ठीक करें, उनको रिपेयर करें, तो वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म के हमारे हेरिटेज में शामिल हो सकते हैं। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं हम आबदा सुल्तान के जो पैलेस हैं, ये उन्होंने खुद बनवाए या उनको ये मिले? देखिए भट्ट साहब, जो ये सब कुछ आया तो अंग्रेज़ों के साथ वफादारी के नतीजे में था। अंग्रेज़ आपसे खुश हुआ, आपने कभी मराठों के ख़िलाफ़, कभी पंजाबियों के ख़िलाफ़, कभी आपने खरल के ख़िलाफ़, कभी निज़ाम के ख़िलाफ़, कभी कि जहाँ अंग्रेज़ को आपने सपोर्ट किया अपने लोगों के ख़िलाफ़ किसी न किसी तरीके से, वहाँ आपको जायदादें मिली। अच्छा, ये जो दुश्मन एक्ट लगाया है, ये तो फिर जो इंडिया के अंदर भी हैं वो उन सब पर भी लगना चाहिए। वो भी तो, अंग्रेज़ भी तो दुश्मन था। ज़रूरी थोड़ी है कि पाकिस्तानी अगर कोई है उसकी जायदाद सिर्फ दुश्मन एक्ट में आएगी। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे तो हंसी आती है कि इंडिया के अंदर की एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, भाई आप एनिमी कौन है? एनिमी सिर्फ पाकिस्तान या चाइना तो नहीं है ना। एनिमी तो आपका सबसे बड़ा अंग्रेज़ था। यही तो हमारी लड़ाई है, यही तो हम कहते हैं, इनको भी कहते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तानी इदारों को भी कहते हैं और हिंदुस्तानी इदारों को भी कहते हैं कि आपका असल दुश्मन तो अंग्रेज़ था। अगर वो कोई जायदाद छोड़ के गया, कोई जीपीओ की इमारत, कोई हाई कोर्ट की इमारत, बिल्डिंग है, वो ठीक है, वो आपने अपने तसर्रुफ में ले ली, लेकिन एक्चुअली तो वो आनी चाहिए, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर वो आनी चाहिए। अच्छा, ये जो रियासतें होती थी, ये जानशीनी से मिलती थी या जंग जीत के? दरअसल जानशीनी ही से मिलती थी, लेकिन जब कोई दूसरी रियासत हमला कर दिया करती थी और उस पर काबिज़ हो जाया करती थी, तो ज़ाहिर है वो अपना कोई बंदा जो है वहाँ पे बिठा दिया करते थे लाके। अब उस पर दो सूरतें थी। बाज़ औक़ात ये होता था कि आपने किसी जगह हमला किया, उनको अपना मुती बना लिया, वो आपको लगान देंगे, वो आपको मालिया देंगे, वो आपको फ़ौज देंगे, कहीं लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आप उनको सिक्योरिटी देंगे। इस तरह के कुछ एग्रीमेंट हो जाया करते जो मुग़लों में हमें जगह जगह नज़र आते हैं। यानी मुग़ल शाही जो हुकूमत है वो प्रोटेक्शन देगी और जो रियासतें हैं वो उन्हें ख़राज देंगी या उन्हें मालिया देंगी, उन्हें फ़ौज देंगी जब ज़रूरत पड़ेगी। ये सब अग्रीमेंट्स हमें होते हुए नज़र आते हैं। और जो मुग़ल है प्रोटेक्शन जो दे रही है वो दूसरी रियासत से बचाने के लिए। प्रोटेक्शन सिर्फ रियासतों के ख़िलाफ़ नहीं थी, वो उन लोगों के जो लुटेरों के ख़िलाफ़ भी थी। जैसे हिंदुस्तान के अंदर ही कुछ कबाइल थे वो अटैक कर दिया करते थे, जैसे हमने जिक्र किया अक्सर तो लाहौर बहुत दफ़ा लूटा है। जो भी अमीर रियासत हुआ करती थी, जो खाती पीती रियासत थी, उस पर अटैक कर दिया करते थे कबाइल, ट्राइब्स। उनसे प्रोटेक्शन देने के लिए भी फिर शाही फ़ौज भी जाया करती थी। तो इस तरह एक इंटरडिपेंडेंस का एक तरीका था जो डेवलप हो चुका था मुग़लों तक और मुग़लों के बाद तक। एक रियासत के अंदर जो आम बंदा है उसके ऊपर अगर कोई मुग़ल हुकूमत की तरफ से ऑर्डर जारी होता है तो उस पर कोई असरअंदाज होता है या वो रियासत के जो अहकामात है वो सिर्फ मानता है? नहीं, आम तौर पे ऐसे नहीं था। आम तौर, और ये अंग्रेज़ों के अहद तक रहा है, आम तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल बंगाल का या हैदराबाद का या अवध का कोई शहरी है, वो उसके ऊपर कोई शाही कानून मुंतबिक लागू होता नहीं था, ना वो करते थे, क्योंकि किसी हद तक एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी या एक अग्रीमेंट, आप कह लीजिए अग्रीमेंट भी था कि रियासतें अपने क़वानीन, अपना वाली निज़ाम, गैकवार या राजे महाराजे वही बनाते थे। वो जो डायनेस्टी हुआ करती थी वही बनाया करते थे, और कोई लिखे पढ़े क़वायद या कानून तो थे नहीं। रिवायतें होती थी, उन रिवायतों को फॉलो कर रहे होते थे। लेकिन ये नहीं था कि शाही ख़ानदान की कोई उसूल या कोई कानून आप अवध में, बंगाल में या हैदराबाद में रहने वाले किसी शख्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करते। कोई ऐसा स्ट्रक्चर था नहीं, कोई ऐसा कानून था भी नहीं। वो पाबंद नहीं थे इसको मानने कि हाँ, जो डायनेस्टी थी, जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट था, वो पाबंद था उस एग्रीमेंट का जो मुग़लों के साथ उन्होंने किया होता था, उसके वो पाबंद थे। अगर वो उसमें हेरा फेरी करते थे और अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं करते थे
तो फिर जंगें हो जाया करती थी। अच्छा। फिर हमें नज़र आता है ना, हमने डिस्कस किया शाहजहां भी जा रहा है दक्कन में लड़ने के लिए, बंगाल में जा रहा है परवेज़ लड़ने के लिए, और सिंध में आ रहा है शाहजहां कभी लड़ने के लिए। तो भाई वो जाया करते थे, वो जाके अगर कोई बगावत थी, बगावत यही थी, आपने मालिया देना है, आपने रकम देनी है, लगान देना है, पैसे देने हैं शाही डायनेस्टी को। अगर आप दे रहे हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं दे रहे तो आप बागी हैं। तो उस बगावत को कुचलना फिर उनका फ़र्ज़ था, आपको स्टैंडर्डाइज करना ज़रूरी था, ये मुग़ल किया करते थे। और वैसे भी हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जब भी कोई जंग हुई वो सिर्फ पैसे के लिए हुई, ताकत का इस्तेमाल जब भी हुआ तो पैसे के हसूल के लिए हुआ। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं भट्ट साहब, पूरी दुनिया में, इंसान की पूरी तारीख़ में आज तक जितनी भी जंगें हुई, वो कॉमरेड लेनिन एक बड़ी ज़बरदस्त बात किया करते थे कि वॉर्स आर हॉरिबल बट दे आर हॉरिबली प्रॉफिटेबल। वो जंगें होती ही इसलिए हैं। अच्छा, जो रियासत के अंदर एक आम शहरी है, मेरे जैसा बंदा, उसको कभी फ़ायदा होता है, उसको कभी प्रॉफिट होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि छोटी रियासतें अपने लोगों पे बहुत सा पैसा खर्च किया करते थे, उनकी तालीम पे, उनकी अमन व अमान पे किया करती थी। हमें ऐसे भी नज़र आते हैं आज के दौर में भी, अनफॉर्चुनेटली हमें वो लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि वाली का दौर अच्छा था, जो ये कहते हैं निज़ाम का दौर अच्छा था, जो ये कहते हैं, ये हमारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, जो ये कहते हैं कि फ़लाँ दौर, वो इसलिए कि उस वक्त चाहे वाली था या निज़ाम था, अगर उसके पास पैसा आया तो ख़ुद तो अपनी एक पुरतायुश ज़िंदगी गुजारता ही था, लेकिन लोगों के साथ कनेक्टेड रहता था। जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी होती है उसमें ज़ाहिर है जो गवर्नमेंट है वो आपके साथ कनेक्टेड नहीं रहती बहुत ज़्यादा, फिर आपको कुछ क़वानीन को अबाइड बाय करना पड़ता है। लेकिन बहरहाल हमें नज़र आता है कि जैसे हैदराबाद बहुत बड़ी रियासत थी, कई मुल्कों से बड़ी रियासत है वो, हैदराबाद की रियासत है, उसका 1,40,00,000 लोग उसकी आबादी थे। ज़ाहिर है वो लोग अच्छे से रह ही रहे थे, तो कहीं वहाँ हमें बगावतें अपने निज़ाम के ख़िलाफ़ वहाँ बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती कहीं। सेम इज़ द केस विद बंगाल। और कहीं हम देखते हैं ये जो नवाब थे या महाराजा थे अपनी रियासतों के, उन्होंने अपने ही शहरियों पर जुल्म किए हों। बहुत जुल्म करते थे। मेरी जो पिछली बात है उससे ये अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि शायद वालियों का और निज़ामों का और राजों का, महाराजों का और नवाबीन का निज़ाम बहुत अच्छा निज़ाम था। ऐसा नहीं था। वो एक शख्स का निज़ाम था, एक डायनेस्टी का निज़ाम था, एक डायनेस्टिक गवर्नमेंट है। आप जो कुछ कर रहे हैं अपने थोड़ा बहुत पेट पालने के लिए तो कर ही रहे हैं। आप लगान देंगे, आप तिजारत करेंगे, आप हीरे निकालेंगे अगर हैदराबाद की कानों में से, तो वो उसका जो फ़ायदा है वो सबसे पहले निज़ाम को या राजे को या महाराजे को जाएगा, उसके ख़ानदान को जाएगा, उसके ख़ानदान को जाएगा। और आप मजबूर हैं उनके कॉफर्स भरने के लिए। सो एक कंडीशनिंग भी हो जाती है। जब हम जागीरदारी दौर में रह रहे होते हैं तो जागीरदार ही हमारे लिए खुदा होता है। तो हम उस कंडीशन के ज़ेरे असर उस निज़ाम को खामोशी से कबूल किए जा रहे होते हैं। फिर एक ख़तरा भी होता है कि फ़लाँ हमला कर देगा। ये खौफ पैदा भी किया जाता है, ये खौफ की फ़ज़ा कायम भी रखी जाती है लोगों को अपने साथ जुड़े रखने के लिए। तो ये निज़ाम भी करते थे, ये राजे महाराजा भी करते थे। कुछ राजे ऐसे भी थे जो अपनी रियासत में लोगों के बच्चों को शेर का शिकार करने के लिए चारे के तौर पे इस्तेमाल करते थे। वो कौन सी रियासतें हैं? राजस्थान में ऐसी रियासतें थीं। और वो जो राजा साहब थे, वो राजा साहब ये समझते थे कि मैं इनकारनेशन हूँ राम की। अच्छा, मैं राम ही हूँ, मैं राम ही का एक परतौ हूँ, आप ये समझ लीजिए। और लोग मानते थे? लोग नहीं भी मानते थे तो इनकार मनवा लेते थे। लोग नहीं भी मानते थे तो वो मनवा लिया करते थे, क्योंकि जब वो लोगों के बच्चों को उठा रहा है शेर का शिकार करने के लिए, बेट के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, चारे के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, ज़ाहिर है लोग रोते पीटते होंगे ना, कौन अपने बच्चे को देता है। लेकिन वो राजा ये इस्तेमाल करता था। अलवर के महाराजा थे, 8 लाख नफूस पे ये हुकूमत करते थे और 40 साल इन्होंने हुकूमत की है। और अपने हाथों को वो स्याह रेशमी दस्ताने पहने रखते थे। वो क्यों? ताकि उनका हाथ कहीं टच ना हो जाए किसी से। तो वो समझते थे कि राम का हाथ है तो वो उस पर कोई आलाइश ना लग जाए। उन्हें लंच पे बुलाया गया, वायसराय ने बुलाया, लॉर्ड वेलिंगटन थे वायसराय, तो उन्होंने लेडी वेलिंगटन के साथ ही इन्हें बिठा दिया। इनके हाथ में एक अंगूठी थी जो कि लेडी वेलिंगटन को बहुत पसंद आई। उस ज़माने में एक
ये रिवायत थी कि अगर कोई चीज़ वायसरॉय को या उसकी बीवी को या किसी और शाही खातून को पसंद आ जाती है और उसकी तारीफ़ करती है, तो आप पे फ़र्ज़ है कि आप वो उठा के उसको दे दें। उन्होंने तारीफ़ कर दी उस अंगूठी की, तो इन्होंने अंगूठी उतारी और वायसरॉय इनको दे दी। उसने अंगूठी पहनी और बस पहन के उतार के इन्हें वापस कर दी। तो आपके ख्याल में क्या किया होगा राजा साहब ऑफ अलवर ने? जहाँ तक मुझे उनकी नेचर समझ आई, उन्होंने वो पहनी नहीं होगी। नहीं, उन्होंने पहनी। उन्होंने क्या, गर्म पानी ले के आओ। वहाँ पहले गर्म पानी लाया गया, उस गर्म पानी में काफ़ी देर वो उसको धोते रहे, उसके बाद खुश्क किया उसको, अंगूठी को, तो और फिर मेक श्योर किया कि वो आलाइश जो इस पे लगी है वो उतर गई है। फिर उन्होंने अपने हाथ में वो अंगूठी पहनी, और ये लेडी वेलिंगटन थी, यानी ये वो वायसरॉय की बीवी है जिसके साथ है। बाकी लोगों के साथ वो क्या करते होंगे। 2 करतूत इनके ऐसे थे जिनकी वजह से इन्हें माजूल किया गया और इनका रिकॉर्ड ख़राब हुआ ताज बरतानिया की नज़र में। एक तो ये जो लेडी वेलिंगटन वाला वाक़या हुआ, फिर दूसरा ये कि इन्होंने अपनी एक फ़ौज बनाई हुई थी। फ़ौज तो ये बनाते थे क्योंकि इनके मुआहदे थे, अगर ताज बरतानिया को ज़रूरत पड़ेगी तो ये फ़ौज देंगे रियासत के जो लोग, और ये बड़ी रियासत थी ज़ाहिर अलवर भी। लेकिन इन्होंने एक अजीब काम किया हुआ था। क्या? इन्होंने कहा था फ़ौज में जो रिक्रूट होगा वो पहले मेरे बिस्तर पे आएगा। तो वो हम जिन्स परस्ती का एक लामुतना ही सिलसिला था। जो भी फ़ौज में जाता था, रॉयल आर्मी के लिए तैयार होता था, जो लड़का, वो पहले इनके पास से होके जाता था। ये बड़ा मसला था। ये बड़े जिस बिज थे अंग्रेज़ भी कि यार ये अजीब तमाशा लगाया हुआ है, इतने बड़े बड़े ज़बरदस्त ऑफिसर आते हैं, हमें चाहिए होते हैं। तो ये अच्छा, हम हिंदुस्तान में देखते हैं कि हम जिन्स परस्त लोग थे। सिकंदर आज़म के बारे में भी मशहूर है ये बात। सिकंदर आज़म का तो मुझे नहीं ज़्यादा इल्म नहीं है, वो मशहूर ज़रूर है लेकिन मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। मैंने ये फिल्मों में ज़रूर लोग दिखाते हैं, लेकिन सिकंदर आज़म के बारे में बहरहाल किताबों में कोई ऐसा ऑथेंटिक किताबों में तो ये नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में तो ये बहुत पुराना है। हिंदुस्तान में नवाबीन और राजे महाराजे, ये आम लोग भी हमजिन्स परस्ती में आप छुपा लें, जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन बहरहाल ये बहुत आम थी हिंदुस्तान के अंदर। एक तो ये, दूसरा ये पोलो का बड़ा शौकीन था। ये राजा अलवर का जो महाराजा था, ये पोलो का बहुत शौकीन था। एक दफ़ा पोलो खेल रहा था तो इसके घोड़े ने कुछ चाबुक दस्ती का मुजाहरा नहीं किया। इसे गुस्सा आया, इसने एक गड्ढा खुदवाया, उसके ऊपर केरोसिन ऑयल डलवाया और जला दिया जिंदा उस घोड़े को। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया ताज बरतानिया की तरफ से। इस तरह ये जो महाराजा ऑफ अलवर थे, इन करतूतों की बिना पे इन्हें माजूल किया गया। ये माजूल करने का हक था ताज बरतानिया को 1805 में, क्योंकि आप ये देखिए कि 1757 की जंग प्लासी हो चुकी है। अच्छा। 1799 में टीपू सुल्तान शहीद हो चुके हैं, यानी बहुत सी बगावतों को कुचला जा चुका है। इंग्लैंड और फ्रांस की जो मुकासमत चल रही थी हिंदुस्तान में, उसमें फ्रांस बाहर हो गया और अब 19वीं सदी के बिल्कुल अवाइल में मुकम्मल तौर पे पंजे गाड़ लिए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब 1805 में उन्होंने कुछ बातें वाज़े की। एक तो ये कि रियासतें कंपनी को खराज देंगी। हाँ। दूसरी ये कि अगर किसी राजे, महाराजे, नवाब का कोई वारिस नहीं होगा तो वो रियासत कंपनी की हुदूद में आ जाएगी। और तीसरा ये उन्होंने कहा कि आप कंपनी के साथ इल्हाक करें, क्योंकि बहुत से राजे इल्हाक करना चाहते भी थे। उन्होंने कहा आप इल्हाक करें, लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जो इल्हाक नहीं करना चाहते। मसलन रानी चंपा, जो कतूर, एक छोटी सी रियासत थी, उसकी एक रानी थी, उसने बगावत की और अंग्रेज़ के खिलाफ बगावत की, क्योंकि वो इल्हाक नहीं करना चाहती थी। फिर हमें झांसी की रानी भी तो नज़र आती है ना, उनका कोई जानशीन नहीं था, जिसकी वजह से उनकी रियासत को ये कब्ज़ा करना चाह रहे थे। रानी खड़ी हो गई, उन्होंने बगावत की और शहीद हुई वो जो रानी थी। इसी तरह साउथ इंडिया के अंदर जो हमें नज़र आती हैं, साउथ इंडिया के अंदर एक रानी थी जो इनके खिलाफ खड़ी हो गई थी, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। तो हमें इसी तरह कतूर की रियासत की रानी चंपा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते नज़र आती हैं, क्योंकि वो कमज़ोर थी। ज़ाहिर है इनकी ताकत बहुत ज़्यादा थी, उन्हें कैद कर लिया गया, उन कैद का दौरान ही वो फौत हुई थी। ये जो इल्ज़ाम लगता है कि हिंदुस्तान में जो रियासतें थी, उनके नवाब, महाराजा, इन लोगों ने हिंदुस्तान अंग्रेज़ के हाथ में बेचा, इसमें कोई सदाकत है, कुछ सच है इसमें?
थोड़ी सख्त है ये बात। अच्छा, वैसे ये बात मैंने एक इंडियन पॉडकास्ट के अंदर एक रॉयल फैमिली से ही सुनी कि वो कहते हैं कि हम पर ये आमतौर पे इल्ज़ाम लगता है कि हम लोगों ने अंग्रेज़ के हाथ हिंदुस्तान को बेचा। ये बिल्कुल इल्ज़ाम है और ये गलत है। देखिए, हर एक को अपनी हिफाजत का हक़ है, हर एक को तिजारत करने का, मुआशी तौर पे आगे बढ़ने का, ये तो हक़ है ना हर मुल्क को, हर रियासत को। आज भी कोई जंगल का कानून तो नहीं है। अगर अमेरिका भी बहुत ज़्यादा बेईमाना जुल्म सितम करता है तो वो नेटो की आड़ लेके और तरीक़ों से करता है। उस ज़माने भी ऐसे था। 1857 की जंग आज़ादी होती है। एक्चुअली एक पैरामाउंसी का कानून पहले बना दिया था। जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई जानशीन नहीं होगा किसी राजे महाराजे का तो वो कंपनी की हुदूद में आ जाएगा, जिसके खिलाफ बगावतें भी हुई, बहुत सी लेदे हुई। लेकिन फिर हमें नज़र आता है कि 1857 की जंग आज़ादी होती है, जिसके बाद ब्रिटिश जो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी हो गए थे। अच्छा, कंपनी की हदूद में आकर इन पर कानून क्या लागू होता है? कंपनी ने इनके अलग वजूद को तस्लीम कर लिया था 1860 में। उन्होंने कहा जी आप अपने कानून बनाएं, आप जैसे मर्जी रहें, आप जो मर्जी सलूक करें अपनी रया के साथ। हमें आपने जब हम आपकी फ़ौज डिमांड करें कि हमें फ़ौज चाहिए तो आप फ़ौज देंगे, हमें आप टैक्स देंगे, हमें आप मालिया देंगे और हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अब रियासतों का ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनका ताजे बरतानिया की प्रोटेक्शन में आ जाना, अगर आप ये कहें कि उन्होंने बेच दिया, तो ये मेरा ख्याल है कि ये जायज़ नहीं है बात। अच्छा, ये रियासतें तो सेम इसी तरह के जो मामला थे ये शाही ख़ानदान के साथ भी थे। मुग़लों को भी वो टैक्स देते थे, फ़ौज देते थे, सब कुछ देते थे, तो उनके लिए तो सेम था, उन पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यही बात थी। उन्होंने सोचा कि अगर हमने टैक्स ही देना है, अगर हमने प्रोटेक्शन के लिए किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देखना है, तो फिर हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को क्यों देखें, फिर हम ताजे बरतानी को क्यों ना देखें, जिनको कि खुद सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है प्रोटेक्शन के लिए। फिर अगर कोई बैरूनी हमलावर आते हैं, कोई बैरूनी ख़तरा होता है, उनसे भी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो अब उस प्रोटेक्शन की वो जो कीमत अदा करते थे वो कीमत तो पहले से अदा कर रहे थे, जैसे कि आप फरमा रहे हैं। तो उनके लिए तो, और फिर ताजे बरतानिया की एक चालाकी थी, उन्होंने जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 1860 में इनकी जुदागाना हैसियत को तस्लीम किया कि ठीक है ये अलग-अलग स्टेट्स हैं और वो मजाज से जो मर्जी करें। फिर अंग्रेज़ ने, मैं ये समझता हूँ कि इनकी ख़राब और बुरी बातों को बहुत उछाला, जैसे कि अंग्रेज़ करता है। हालांकि लॉर्ड कर्जन जैसा खुद भी तो वो अंग्रेज़ है ना, जो बरहना होकर टेनिस खेला करता था। ऐसी एक्सेंट्रिसिटीज़ तो हमें हर जगह नज़र आती हैं, लेकिन इन लोगों की जो एक्सेंट्रिसिटीज़ थी उनको अंग्रेज़ ने बहुत उछाला भी, छुपाया भी। होता ये था कि कॉर्नफील्ड एक साहब थे जो ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने 1947 में, मई जून 1947 में जब आज़ादी हो रही थी, उन्होंने बड़े बड़े पलंदे निकाले, पूरे हिंदुस्तान में ऐलान किया जो ब्यूरोक्रेसी को कि आप जो आपके पलंदे हैं राजों महाराजों नवाबीन के बारे में, उनके करतूतों के बारे में, उन्हें जला दें। जवाहरलाल जी ने बड़ा शोर मचाया कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो रिकॉर्ड है सारे का सारा, तो आप क्यों जलाए। लेकिन इतनी देर में हर तरफ ऐलान कर चुके थे और ख़ुद भी जला के उन्होंने, तो वो ये फ्रीडम एट मिडनाइट में उन्होंने पूरी तफसील बयान की है कि वो सब राख कर दिया उनका रिकॉर्ड जला के। लेकिन कुछ बातें जो सामने आई उनमें ये इन राजे महाराजाओं के बहुत सी करतूतों का पता चलता है। लेकिन फिर वही बात कि अच्छे लोग भी थे, मसलन ऐसे लोग भी थे, ऐसे राजा भी थे जो किसी लौंडियों या हरम सराओं की में पुरतायुश ज़िंदगी गुजारने के बजाय अपनी रियासत में संस्कृत को प्रमोट कर रहे थे। वो लोगों को संस्कृत पढ़ने का दर्स दे रहे थे और ख़ुद भी संस्कृत पढ़ रहे थे। इसी तरह एक रियासत थी गोंदल, वो राजा जो थे वो ख़ुद तबीब थे, डॉक्टर थे। उन्होंने इल्मो हुनर के लिए बहुत खिदमात हैं उनकी, लोग ऐसे ही याद करते हैं उन्हें। लेकिन अंग्रेज़ आपको कभी उनका जिक्र करते हुए नहीं मिलेंगे। इवन आप देखते हैं कि फ्रीडम एट मिडनाइट एक बहुत अच्छी किताब है, बहुत ऑथेंटिक है, मुस्तरद किताब है। उसके अंदर भी आपको बुराइयों ही का जिक्र मिलेगा राजों महाराजों की, अच्छे वालों का जिक्र नहीं मिलेगा। अच्छा, ये तो अंग्रेज़ का साथ देते थे, उसके बावजूद अंग्रेज़ ने इन्हें रुस्वा क्यों किया? ये तो वो बातें हैं जो चंद बातें सामने आ गई। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि उन्होंने इनका सारा रिकॉर्ड जला दिया। भाई 568 रियासतें हैं, उनमें क्या क्या कुछ नहीं होता होगा। हर जगह पे रेजिडेंट बैठा हुआ है, हर जगह अंग्रेज़ खुद बैठा हुआ है और सारा दिन उनका काम ही ये है कि उन्होंने देखना है कि महाराजा
कश्मीर का एक शौक़ है। हाँ। और वो शौक़ ये है कि वो अपने मेहमानों के जो उसको मिलने के लिए आते हैं लोग, ज़ाहिर है वो आएंगे तो बहुत देर तक रहेंगे, तो वो उनके टॉयलेट को भी यूज़ करेंगे। और उस टॉयलेट में उसने कैमरे लगाए हुए थे। उसका शौक़ था कि जितने ज़्यादा एक आदमी टॉयलेट में जाके अपने आप को रिलीव करता है, उसकी पूरी जो फिल्म है वो राजे के पास होती थी। और ये राजे का मशगला था, वो ऐसी सारी फिल्में इकट्ठी करता था और फिर अपने दोस्तों में बैठ के बयान किया करता था कि वो फलाना आया सी, वो इंज करदा है, फलाना इंज करदा है। अब उसमें ख़ातीन भी थी, उसमें मर्द भी थे, लेकिन ये साइको भी होते थे। ये बिल्कुल ये एक नफ्सियाती आर्जा ही मैं तो कहूँगा कि आप अपने में। अच्छा, सिर्फ यही नहीं करता था, वो लोगों के घरों में और लोगों के अब गेस्ट हाउसेस में वो जगह जगह कैमरे लगा के उनकी वीडियोस या तस्वीर इकट्ठी किया करता था। ऐसे ये जो कश्मीर के महाराजा हरी सिंह थे, ये क्योंकि बहुत सी ख़वातीन के साथ इनके भी ताल्लुकात थे। अब ये सब उसी के अंदर लिखा हुआ है, फ्रीडम एट मिडनाइट में, को मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। अब उसमें अच्छी बातें लिखी होती तो मैं अच्छी बातें भी सुना देता। उनके बहुत से ख़वातीन से ताल्लुकात थे। एक ख़ातून के साथ उनके जिनसी ताल्लुकात थे। उन्हें कहीं वो बाहर गए हुए थे, मुल्क से बाहर, तो एक ग्रोह मिल गया ब्लैक मेलर्स का। उन्होंने तासुर ये दिया कि जैसे वो जो ब्लैक मेलर्स का ग्रोह है वो उस ख़ातून के हस्बैंड का ग्रोह है। अच्छा। जिनके साथ वो उन्होंने इनसे बहुत ज़्यादा पैसे ऐंठने शुरू कर दिए, लंबा चौड़ा माल ऐंठ लिया। ये बेचारे बड़े जज्बिस हुए, बड़े इन्हें रोग लग गया कि ये हो क्या रहा है। और बाद में पता चला वो जो शौहर है वो बेचारा तो इंतज़ार कर रहा है कि उसे कुछ पैसे वैसे मिलेंगे, कोई बख्शीश मिलेगी महाराजा की तरफ से। वो पुलिस में चला गया, उसने कहा जी ये मुझे इसने वादा किया था कि मुझे कुछ पैसे वैसे देगा, तो मुझे उसने कुछ दिया नहीं। और अपने बीवी के मामले में भी उसने शिकायत की जाके पुलिस में। तो महाराजा हरी सिंह को बहुत मुंह की खानी पड़ी। महाराजा हरी सिंह इतने दिल बर्दाश्ता हुए कि उन्होंने औरतों के साथ ताल्लुकात कायम करने ही छोड़ दिए। उन्होंने मर्दों के साथ ताल्लुकात कायम करने शुरू कर दिए। ये फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा हुआ है। बिल्कुल, ये फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा हुआ है। उसके बाद से महाराजा जो सिर्फ जो खूबसूरत लड़के होते थे बस उनके साथ ही श्रीनगर के अंदर वो रंग रलियाँ मनाया करते थे। अच्छा, ये सारी बातें जो हैं हकीकत के करीब हैं या ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ ने डीफेम करने के लिए लिखा है? नहीं, ये रिकॉर्ड मेरा ख्याल है कि ठीक है। उसकी वजह ये है कि अंग्रेज़ ने बहुत से लोगों को अपॉइंट किया हुआ था इस काम पे, हर जगह, कि आपने राजे के साथ जुड़ के रहना है, आपने देखना है कि कोई किसी की शिकायत आई है या जो भी। तो जाहिर है वो ये सारे वाक़यात ऐसे हैं जो ओपन सीक्रेट हैं। ये ऐसा नहीं कि कोई किसी एक का छुपा हुआ वाक़या है, ये ओपन सीक्रेट है। नवाब ऑफ रामपुर अपने इर्द गिर्द की रियासतों के जो छोटे छोटे राजे महाराजा थे वो उनके साथ शर्तें लगा के खेला करते थे। क्या चीज़? कि एक साल में कौन ज़्यादा से ज़्यादा औरतों को डीफ्लावर करता है, हम बिस्तरी करता है उनके साथ। तो रामपुर के नवाब का ये मशगला था। वो फिर अपने बहुत से लोग उन्होंने रखे हुए थे, वो जगह जगह जाते थे, कुछ लोग कन्विंस करके ले आया करते थे लड़कियों को, कुछ उठा के ले आया करते थे। और उसके लिए उन्होंने कहा था कि जिसको वो करेंगे, डिफ्लावर करेंगे, उस जिसके साथ सोएंगे, उसकी जो रिंग है, जो नोज़ रिंग, वो अपने पास रख लिया करेंगे। वो खुद ही दी होती थी नोज़ रिंग भी उन्होंने। वो नोज़ रिंग गोल्ड की होगी और इनके पास होगी। तो वो कहते हैं साल के एंड पे चंगा भला सोना इकट्ठा हो गया, उन्हें मेल्ट करो तो वो अच्छा खासा सोना था वो, क्योंकि उसने जीत गया, मुकाबला भी जीत गया। अब ये भी चल रहा था। अच्छा, हम देखते हैं, हमने वेब सीरीज़ की भी बात की जो हीरा मंडी थी, उसमें भी दिखाया कि ये जो नवाबीन थे, महाराजा थे, इन लोगों ने ये हीरा मंडी या ये जो तवाइफ कल्चर था उसे प्रमोट करते थे, उनको लेकर चलते थे। पैसा उनके पास था, उन्हें हीरा मंडी की ज़रूरत नहीं थी। इनफैक्ट जिस सेंस में हीरा मंडी को हम जानते हैं, उन्हें ज़रूरत, उनके पास तो हरम सराएं थीं, उनके पास कोई औरतों की कमी तो थी नहीं। हीरा मंडी उस ज़माने में जो तवाइफ कल्चर था, वो गाने बजाने का, म्यूज़िक का, आर्ट का, तहजीब से उठने बैठने का, एटिकेट सिखाने का, खाने पीने के आदाब सिखाने का, मिलने जुलने का, वो ये आदाब सिखाने के लिए वो जो तवाइफ कल्चर था वो था। और तवाइफ बड़ी मुअज़्ज़ज़ खातून समझी जाती थी उस ज़माने की। इसलिए जब हम
तवाइफ को, उस ज़माने के तवाइफ कल्चर को हीरा मंडी के साथ मिक्स करते हैं तो कोई कन्फ्यूजन पैदा होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं, मैं तो वेब सीरीज़ की बात करूंगा क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने वो अभी रिसेंटली वेब सीरीज़ देखी है, उसके अंदर भी दिखाते हैं कि एक तवाइफ ने एक साहब रखा हुआ है जो कि एक नवाब है। जो नवाब हुआ करते थे ब्रिटिश दौर में भी, या ब्रिटिश दौर से कुछ पहले भी, वो अपने घर की औरतों के अलावा कहीं ना कहीं किसी औरत के साथ उनके ताल्लुक़ हुआ करते थे और इसको बहुत प्राइड समझा जाता था। अगर आपने एलिटिस्ट क्लास में मूव करना है या कोई ओहदा लेना है तो उसके लिए भी किसी अच्छी तवाइफ के साथ, यानी अच्छी से मुराद बाअसर तवाइफ के साथ आपके ताल्लुकात का होना बहुत ज़रूरी था। ये तो हम 20वीं सदी के शुरू तक देखते हैं, ये सब कुछ चल रहा था। तो इसलिए लोग ताल्लुकात बनाया करते थे तवाइफों के साथ। जैसे अब सिंध में मीरपुर के मीर नाज एक शायर भी थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी भी थे। वो इकबाल बेगम के इश्क में गिरफ़्तार हो गए। इकबाल बेगम से उन्होंने शादी कर ली और इकबाल बेगम तवाइफ थी और वो नाराज़ होकर आ जाया करती थी वापस लाहौर। उनके पीछे फिर ट्रेन भर के लोगों की आया करती थी मनाने के लिए। फिर ये कि वो मीरपुर में स्टेशन से लेके और हवेली तक गुलाब के फूल निछावर किए जाते थे जिस पे वो चल के वापस आया करती थी। उनका एक भाई था मौजा या मौजू उसका नाम था। वो मौजू जो है वो कभी भुखा मरदा हुंदा सी। जब मीर साहब से जो नवाब साहब थे, जब उनके साथ उनका मसाहिब बना, फिर वो सुना है कि वो जो किंग एडवर्ड के जो पाउंड हुआ करते थे उनमें तंबाकू भर भर के पिया करता था। तो ये तमाशे तो चलते थे इन सब के साथ। इस पॉडकास्ट की तैयारी के लिए मैंने एक इंडियन पॉडकास्टर का पॉडकास्ट सुना जिसके अंदर एक बरोड़ा रियासत की एक महारानी थी, उनका वो पॉडकास्ट था। उसमें वो बताती हैं कि किस तरह से आज़ादी से पहले उनके साथ क्या कुछ हुआ उनके ख़ानदान के साथ, और आज़ादी के बाद किस तरह से उनकी हैसियत को ख़त्म किया गया, उनकी लेगेसी को ख़त्म करने की कोशिश की गई। भाई साहब, ये कहानी हर रियासत की है। ये कहानी हर रियासत के वालियों की है, निज़ामों की है, राजों की है, महाराजों की है। ये आपको हर जगह मिलेंगे ये लोग, और किसी हद तक ठीक भी है। लेकिन मसला ये है, जब 1860 में इनकी जुदागाना हैसियत को माना गया, उसके बाद से इनका ये ख्याल था इन रियासतों का कि ये ताज बरतानिया के साथ मुंसलिक रहेंगे और इनका सेंट्रल गवर्नमेंट से या कोई भी गवर्नमेंट जो होगी हिंदुस्तान की, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा और उनकी प्रोटेक्शन में रहेंगे हमेशा। गड़बड़ उस वक्त हुई जब जवाहरलाल पंडित नेहरू जी ने ये कहा कि अगर कोई इनकी जुदागाना हैसियत को तस्लीम करेगा, यानी ये तक़सीम हिंद के वक्त की बात है, एक्चुअली पैगाम माउंट बैटन के लिए था। अगर कोई इनकी जुदागाना हैसियत को तस्लीम करेगा तो वो दोस्ती के रास्ते में रुकावट बन रहा होगा। उनका ख्याल था कि कहीं ये ना हो कि हम ये कहें कि इनकी जुदागाना हैसियत को तस्लीम कर लें और कांग्रेस जो है वो डिवीज़न के मामले से ही फिर जाए और फिर एक नया सिलसिला शुरू हो जाए। आपको याद होगा कि बंगाल को तीसरी डोमिनियन के तौर पे नहीं माना था कांग्रेस ने, जब बंगाल को, जब हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने जो, बिल्कुल, तो वो इतनी सारी रियासतों को कैसे मान सकते थे। इनकी जुदागाना हैसियत को मानना दरअसल बहुत से मुल्क क्रिएट करने के मुतरादिफ था। इन प्रिंसली स्टेट्स को यही गुमान था कि ये ताज बरतानिया के ही ज़ेरे असर रहेंगे। ये आखिरी वक्त तक ऐसे था। इसीलिए तो आपको याद होगा कि लॉर्ड माउंट बैटन मुसलसल ये कह रहे थे कि आपको किसी एक तरफ जाना पड़ेगा, या पाकिस्तान के साथ शामिल होना पड़ेगा या हिंदुस्तान के साथ शामिल होना पड़ेगा। और ऐसा कहने की वजह क्या थी? ऐसा कहने की वजह ये थी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों उनको इंडिपेंडेंट स्टेट्स के तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। और वो कौन सा कोई 10-12 रियासतें थी छोटी छोटी, वो 568 रियासतें थीं। उनमें जो सबसे छोटी रियासत थी उसका रकबा 19 मुरब्बा मील था। 19 मुरब्बा मील, आपके गड़ी शो बाज़ार जितना। तो अब उसको अलहदा मुल्क तो नहीं बनाया जा सकता था। जो बड़ी रियासतें थी, हाँ, जैसे हैदराबाद थी, जैसे अवध थी, जैसे बंगाल थी, जैसे बड़ी रियासतें थीं, उनके बारे में सोचा जा सकता था। लेकिन उन पे भी ये लोग कायल नहीं थे। और माउंट बैटन को ये ख़तरा था कि अगर कहीं मैंने ये सोचा छोड़ा, वो तो तीसरे डोमिनियन पे नहीं मान रहे थे, तो इतनी सारी रियासतों पे कैसे मानेंगे। इसलिए वो उससे पीछे हट गए। और ये माउंट बैटन ने बार बार कहा कि अगर हम चले गए एक दफ़ा हिंदुस्तान छोड़ के
और आप किसी के साथ शामिल ना हुए, तो आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है, कोई बैरूनी हमलावर आप पे आता है, कोई आपको गासिबाना कब्ज़ा आप पे करता है, कोई आपसे लड़ता झगड़ता है, उसके हम जिम्मेदार नहीं होंगे। इसलिए आपको किसी ना किसी रियासत के साथ शामिल होना पड़ेगा, और ये बात दुरुस्त थी। अच्छा, आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के अंदर जो मामलात हुए, क्या बरतानिया ने उसकी जिम्मेदारी ली? नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि जूनागढ़ ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लिया था। जूनागढ़ 3 महीने तक पाकिस्तान का हिस्सा था, और बाद में वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ फ़ौज घुसेड़ दी। जब फ़ौज चली गई, वो लोग भाग के इधर आ गए थे। जहांगीर खान जी, महाबत खान जी और मुनव्वर जहाँ और ये सब लोग, जो वहाँ की शाही फैमिली थी, वो कराची आके मुकीम हो गए। जब ये सिलसिला चल रहा था तो माउंटबेटन की मुलाकात हुई थी वल्लभ भाई पटेल से, और इनके दरमियान एक बड़ा मशहूर डायलॉग हुआ था। वो क्या? वो डायलॉग ये था कि वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि मुझे दरख्त पे लगे हुए सारे आम चाहिए। तो माउंटबेटन ने कहा कि कुछ मेरे वास्ते भी छड़ दे। तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा ओके, कितने? उन्होंने कहा दर्जन, 2 दर्जन। तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा बहुत ज़्यादा है, 6 ले लो। माउंटबेटन को ये अपने लिए, बरतानिया के लिए चाहिए थी या ये पाकिस्तान के लिए? इनफैक्ट माउंटबेटन ये चाहते थे कि पाकिस्तान बनने से जो लॉस हो रहा है इंडिया की ज्योग्राफी का, रियासतों को इस तरह से उसके अंदर जम कर दिया जाए कि वो कमी पूरी हो जाए। ये माउंटबेटन का ख्याल था। इसके लिए माउंटबेटन ने कुछ जानिबदारी का मुजाहरा भी किया। वो इंडियन तो इस बात को नहीं मानते, लेकिन बहरहाल हम तो समझते हैं इस बात को कि उन्होंने जानिबदारी का मुजाहरा किया। किन चीज़ों में? अगर आप ये कहते हैं कि हैदराबाद में आबादी ज़्यादा हिंदुओं की है और इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल आपके पास आना चाहिए हैदराबाद, तो ये कश्मीर में क्यों नहीं लागू हो सकता? तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन थी बहरहाल वल्लभ भाई पटेल की। ये मेरा ख्याल है सभी मौरखीन मानते हैं। लेकिन यहाँ फिर एक बात है, आज जिस मसले पे हम झगड़ रहे हैं, यानी कश्मीर के मसले पे, उस वक्त माउंटबेटन ने, सरदार शौकत ये कहते हैं, सैफुद्दीन साहब ये कहते हैं, कांग्रेस के मेंबर हैं, बहुत से और लोग भी कहते हैं जो डायरेक्ट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, कि माउंटबेटन ये कह रहे थे कि वल्लभ भाई पटेल को उन्होंने मना लिया है, हैदराबाद और जूनागढ़ आप इंडिया को दे दें, कश्मीर आप ले लें। अच्छा। सरदार शौकत ये कहते हैं कि मैं ये पैगाम लेके जब लियाकत अली खान साहब के पास गया और मैंने ये बताया, तो लियाकत अली खान साहब ने कहा कि मैंने इन पहाड़ों में से क्या लेना है, मैं हैदराबाद की सारी रिचेस छोड़ दूँ? पागल समझा हुआ तुमने मुझे। किसी हद तक वो ठीक कह रहे थे, किसी हद तक। उस ज़माने में ये अंदाज़ा नहीं था कि कश्मीर के दरिया और जो पहाड़ और ये कितने इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आगे वाले ज़मानों में जाके, जब डैम बनेंगे और इतना कुछ होगा। लेकिन हैदराबाद बहुत बड़ी रियासत थी उस वक्त, उसमें फ़ायदा था, उस वक्त उस पर फ़ायदा था, और वो अमीर थी बहुत ज़्यादा। 4 करोड़ 17 लाख पाउंड उसकी पर एनम इनकम थी। और वो इलाका ऐसा है, वहाँ से हीरे निकलते थे, हीरों की तिजारत हुआ करती थी। तो कैसे पाकिस्तान छोड़ सकता था, जबकि उनके जो निज़ाम थे वो मुसलमान थे और मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी थी। उसके बाद वहाँ जो कुछ हुआ बड़ा इंसानियत सोच वाक़या है। और वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते थे? बिल्कुल इल्हाक करना चाहते थे, लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ फ़ौज भेजी, उस फ़ौज ने वहाँ कत्लेआम किया। बहुत बहुत मोहतात अंदाजे के मुताबिक 30,000 लोग कत्ल हुए। लेकिन जो ऐनी शाहिदीन हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, जिन लोगों से गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग करते हुए इंटरव्यूज़ किए गए हैं 500 लोगों से, उनके मुताबिक 1 लाख लोग कत्ल हुए हैदराबाद दक्कन के अंदर। पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी रियासतें आई? पाकिस्तान में सवात, हुंजा, भावलपुर, कल्लात, ये सब रियासतें इन्होंने इल्हाक पाकिस्तान के साथ किया। चित्राल, ये बड़ी अहम रियासतें थी सारी की सारी, क्योंकि रियासतों के इल्हाक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी था कि कौन करीब है एक दूसरे के बॉर्डर के। तो ये इसको पेश नज़र रखना भी बहुत ज़रूरी था। ये सारी रियासतें जो पाकिस्तान के साथ थी। लेकिन एक बात याद रखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा की जो रियासत है, उसका इल्हाक हुआ पाकिस्तान के साथ। आप जानते ही होंगे कि हुंजा तक जाने का कोई रास्ता नहीं था। हुंजा तक जाने का रास्ता तो 1972 में बना, जब शाहराह कराक्रम बनी है। ये वो मसाइल थे कि अगर ये रियासतें इंडिपेंडेंट रहती, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने समझने के लिए अंदाज़ा कर लेते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी अगर ये इंडिपेंडेंट रहती तो इनके पास इतने वसाइल, आज भी गंदम यहाँ से जाती है पंजाब से, आज भी चावल यहाँ से जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान। इंसानी ज़रूरतों की आम चीज़ें
पंजाब से वहाँ जा रही, डिपेंड करती हैं वो डिपेंड करते हैं। अगर वो खुदा ना खास्ता आपके साथ ना मिले हों और इंडिपेंडेंट हों तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए गंदम, चावल और फिर उनकी प्रोटेक्शन, ये बहुत सी चीज़ें उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाए। बरोरा फैमिली से मुझे एक और वाक़या याद आ गया। ये तक़सीम हिंद से कुछ अर्सा पहले का वाक़या है। बरोरा फैमिली के एक राजा थे। अब आपको पता है कि अंग्रेज़ों ने रेजिडेंट अपॉइंट कर दिए मुख्तलिफ जगहों पे, तो बरोरा में भी किए। अब वो कर्नल साहब थे जिन्हें अपॉइंट किया गया। ठीक है। कर्नल साहब तोपों की सलामी लिया करते थे, जो बरोरा के राजा को सख्त नापसंद था, क्योंकि उनका ख्याल था कि ये इस्तेकाक सिर्फ मेरा है कि मैं, और ये कर्नल आके ये सलामियाँ ले रहा है। उन्होंने कहा जी तुसी ना पहले तो 2 बेहतरीन सोने दियाँ तोपां मंगाओ। वो 2 सोने की तोपें आई, उससे उसने सलामी ली और उसने कहा था कि इसकी जो घन गरज है तोपों की, ये ज़्यादा होनी चाहिए। वो ज़्यादा थी। कर्नल साहब को गुस्सा आ गया। कर्नल साहब ने ताज बरतानिया को लिख दिया कि ये औरतों को ग़ुलाम बना के अपने हरम में रखता है। अच्छा। बरोरा का जो राजा है, बनाता भी होगा या नहीं भी बनाता होगा, लेकिन बहरहाल उसने लिखा काफ़ी लेदे हुई। इसने ज्योतिषियों को बुलवाया, एस्ट्रोलॉजर्स को, राजा ने। मैंने कहा यार मैंने कोई ऐसी तरकीब दसो, ऐस कर्नल करो जान छुड़ाइए। उन्होंने सारे हिसाब किताब लगाए, काफ़ी देर वो लगाते रहे हिसाब किताब, 2-4 दिन। फिर उन्होंने कहा जी कि हल एक ही है। वो क्या? वो ये कि इनू जहर दे दो। जहर भी हीरियां नू कुट के जहर बनाना पैना जेड़े देने। उन्हें कहा किमें देना है? उन्हें कहा जी रोटी च पा दो। उसने उसकी दावत की और खाने में वो जो, अब मुझे उसकी टेक्निक पता नहीं वो क्या थी, लेकिन पर वो हीरों की राख थी या हीरों का सफूफ था कोई, वो उस कर्नल को उन्होंने दे दिया। कर्नल भी बड़ा ढीठ था, वो मरा तो नहीं, लेकिन कर्नल को बड़ी जल्द वो शदीद दर्द हुआ पेट में, तो उसे तो उठा के ले गए, जाके इलाज विलाज कराया, पंप आउट किया सारा कुछ, जो कुछ उसने खाया था बेचारे ने, वो तो खैर ठीक हो गया। लेकिन अंग्रेज़ वो कहाँ छोड़ने वाला था इनको, उन्होंने इनको यहाँ से निकाल दिया, एग्ज़ाइल करवा दिया। अच्छा। अब ये दोस्त थे महाराजा पटियाला के। जब ये इनकी एग्ज़ाइल हुई तो महाराजा पटियाला बेचारे अकेले रह गए, और क्योंकि कुत्तों शुत्तों की लड़ाई मिलके करवाया करते थे, देखा करते थे इकट्ठे, तो उनको बड़ा अफसोस हुआ, बड़े वो गमगीन हो गए महाराजा पटियाला। गाने वाने भी इकट्ठे सुना करते थे, बाकी मामलात भी जो कुछ आप ऐशो इशरत के इकट्ठे किया करते थे। वो यार बिछड़ गया महाराजा पटियाला था। महाराजा पटियाला ने दिल में ठान ली कि मैंने बदला लेना है, मैं कर्नल को छड़ना नहीं। कैसे? कर्नल विजिट पे आ गया पटियाला, उसने 21 तोपें खड़ी की, और कहते हैं वो जो तोपें चली तो एक बच्चे का जो क्रैकर होता है उससे ज़्यादा आवाज़ नहीं थी उन तोपों की। इस तरह बदला लिया महाराजा पटियाला ने उस कर्नल से। अगर एक रियासत की बात करें, उस रियासत की इनकम जो आज़ादी से पहले थी और आज़ादी के बाद वो इनकम कैसे होती थी, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, इसी तोप की अगर बात करें, उस पॉडकास्ट में मैंने सुना कि उनकी एक सोने की जो तोप थी, बाद में उस पर इतना टैक्स लग गया उसकी ड्यूटी की वजह से कि बाद में उन्हें शर्म की वजह से उसे बेचनी पड़ी पैसों की ज़रूरत में। बट सब समझने वाली बात यह है कि ये जो इनके पास दौलत थी, हीरे जवाहरात थे, तोपें थी सोने की अगर थी, या हाथी थे, घोड़े थे, या इनके शाहाना लिबास थे, या महल्लात थे, वो हिंदुस्तानियों की लेबर पार्ट से, उनकी मेहनत से, उनके हाथों से की कमाई से आए हुए थे। वो ये लोग कहीं पीछे से लेके नहीं आए थे कि ये लोग कहीं दूसरे मुल्कों से अपने साथ रिचेस लेके आ गए, ऐसा नहीं था। ताकत के बल पे था। ताकत के बल पे था। इनकी डायनेस्टिक गवर्नमेंट जो है वो लोगों से बेगार करवाया करती थी, नॉट इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन ये कि लोग मेहनत करते थे, उनके मेहनती वक्त को और मेहनत को एक्सप्लॉइट करते थे। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि आप जो बात कर रहे हैं वो 1971 की है। हिंदुस्तान ने अलकाबात और बाकी जो चीज़ें थी ख़त्म कर दी थी, मशाहरा रहने दिया था। 1971 में उन्होंने मशाहरा, 1947 में आज़ादी हुई, 1971 में मशाहरा ख़त्म हुआ। अब पूरी एक नस्ल तो चली गई ना। पाकिस्तान ने तो बाद में भी नहीं किया था ख़त्म, मशाहरा अब तक चलता रहा, कुछ अर्सा पहले तक वो इनको मिलता है, मशाहरा मिलता है। और कितना था? हर डिपेंड करता है रियासत पे कि वो कितना कमा रहे थे, कितना उनके पास था। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हैदराबाद की फॉर एग्जांपल रियासत थी तो 4,70,00,000 पाउंड पर एनम वो उनकी रिचेस थी। वो तो पूरी रियासत की जो दौलत थी हैदराबाद की। अब उसमें से जो छोटी रियासतें थी उनका मशाहरा कम था, लेकिन
जो बड़ी रियासतें हमें नज़र आती हैं, अगर आप उनकी मिसालें लें तो वो बहुत फिल्थी रिच लोग थे और वो बहुत लुटाया करते थे, अपने अय्याशियों पे बहुत कुछ लुटाया करते थे। और ये पैसा लूटते थे वो? इन अ वे लूटते ही थे, क्योंकि देखें, अगर समंदर के पास फॉर एग्ज़ाम्पल गुजरात है, जूनागढ़ है कहीं, तो वो तो तिजारत से भी पैसा आता है, उसका हिस्सा भी डायनेस्टिक जो गवर्नमेंट है उसको मिलता है। अगर कोई जैसे पंजाब है तो उसकी ज़मीन है, उसके दरिया है, वहाँ फसलें होती हैं, उन पर लगान लगाया जाता है। अगर हैदराबाद दक्कन है या साउथ इंडिया है, वहाँ हीरे जवाहरात भी निकाले जाते हैं। कोहिनूर भी वहीं से निकाला गया था ना, हीरे जवाहरात निकाले जाते हैं। अगर इसी तरह हर रियासत अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस पे जो कुछ कमा रही होती थी, उनका सबसे बड़ा जो चंक था वो तो गवर्नमेंट को जा रहा होता था, जो ख़ानदानी हुकूमतें थीं उनको। और अंग्रेज़ को ये सूट भी करता था, ये जो वरासती हुकूमतें थीं ये अंग्रेज़ को सूट करती थी। अच्छा, रिसेंटली एक मूवी भी आई है इंडियन, आज़ाद नाम से। उसके अंदर दिखाया कि जो लॉर्ड साहब हैं उनके कहने पे जो नवाब हैं वो अपने गांव की पूरी जो आबादी है उसको भेज रहे हैं बाहर और वहाँ उनसे काम करवाना है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग वो भी उसमें दिखाई गई है। ये इस तरह से होता था उस टाइम पे? बट सब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों से बहुत पहले से ग़ुलाम बना के बेचने का तसव्वुर था। हमें महमूद गज़नवी भी नज़र आते हैं, उन्होंने लाहौर से जो हमारे सामने की मिसालें, बहुत से लोगों को ग़ुलाम बना के सेंट्रल एशिया में फ़रोख्त किया। तो ये एक सिलसिला था, ये एक बिज़नेस था, और ये इस बिज़नेस को बहुत बुरा समझा भी नहीं जाता था अंग्रेज़ के आने से पहले पहले तक। मुग़ल दौर में खैर ऐसा नहीं था। अंग्रेज़ ने नवाबों के ज़रिए लोगों को जबरन भर्ती किया था अपनी फ़ौज में, क्योंकि जितनी भी जंगें लड़ी हैं उसने हमारे पैसे और हमारे लोगों से लड़ी हैं। ऐसे ही है। एक ये बात तो तय है। हाँ, ये कहना कि वो यहाँ से मज़दूरों को लेके जाया करते थे और जाके अपनी फैक्ट्री में काम करवाते थे, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। हो सकता है कहीं किसी एक दो गांव में कहीं ऐसा वाक़या हुआ भी हो, लेकिन बहुत उमूमी मिजाज यहाँ पे ना हिंदुस्तानियों का ऐसा था, ना अंग्रेज़ ये कर सके थे। हाँ, हमें ये अफ्रीकन्स के साथ वो करते हुए नज़र आते हैं। जैसे अमेरिका के अंदर प्लांटेशन करवानी थी बहुत ज़्यादा, तो वो अफ्रीकन्स को लेके गए थे जहाज़ भर भर के, वो गए थे। लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में फैक्ट्रियों में काम करने के, उनकी फैक्ट्री में काम करने के लिए यहाँ से अफरादी क़ुव्वत का लेके जाना मुश्किल है। हाँ, वो सज़ा के तौर पे जैसे हमने काला पानी कहा था कि वहाँ ले गए थे और वहाँ जाके सज़ा दी थी, ये है। बहुत उमूमी मिजाज ये नहीं था। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान को ही उन्होंने अपना गुलाम बनाया हुआ था। हाँ, वो तो हिंदुस्तान की सारी रिचेस को उन्होंने लूटा है और इसमें कोई शक ही नहीं है। यहाँ बिल्कुल ग़ुलाम बनाया हुआ था। यहाँ उनकी मालिश करने से लेके उनके, यहाँ हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो जागीरदार थे, जो नवाबीन थे और जो आम लोग थे, बेचारे सब उनकी खिदमत पे मामूर थे समहाउ। तो अंग्रेज़ इसलिए अपने मुल्क में नहीं, बरतानिया में नहीं, बरतानिया में वो वरासती निज़ाम को और इन हुकूमतों को 16वीं सदी से ही ख़त्म करना शुरू हो गए थे। वहाँ कब्रों में से निकाल निकाल के उल्टा टांगा जा रहा था क्रॉमवेल को, वहाँ चार्ल्स को कत्ल किया जा रहा था, वहाँ बग्गी के नीचे आके औरतें अपने हुकूक मांग रही थीं, वहाँ वोटिंग राइट्स के लिए लड़ाई हो रही थी। यहाँ वो वरासती जो ख़ानदान थे, जो वो उन्हें कबूल कर रहे थे क्योंकि उनके साथ डील करना आसान था उनके लिए। तकसीम के वक्त जो ये प्रिंसली स्टेट्स थी, वहाँ के जो लोग थे वो क्या पाकिस्तान या इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते थे, खुश थे इस बात से? अब जो अल्ले तल्ले हम देखते हैं बड़ी रियासतों के, उससे तो नज़र नहीं आता कि बहुत खुश होंगे अवाम, क्योंकि जहाँ एक पूरी रियासत एक ख़ानदान को नवाजने पे, उनकी सेवा पे, उनके कॉफ़र्स भरने पे जुटी हुई हो, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कितने खुश होंगे वो लोग। लेकिन बहरहाल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जूनागढ़ की मिसाल है कि हम बड़ी रियासतों की मिसाल ले रहे हैं, छोटी की नहीं ले रहे। जूनागढ़, मैंने जैसे अर्ज़ किया 3 महीने पाकिस्तान का हिस्सा रहा, बाद में वहाँ फ़ौज आ गई, तो वो जो नवाब महाबत खान जी थे और उनकी जो बीवी थी मुनव्वर जहाँ, जिन्हें माँ साहब कहा करते थे, माँ साहब, वो कराची आ गई। कराची में वो घोड़ों की दौड़, कुत्तों की रेस और उनके ऊपर पैसे लुटाया करती थी। जो कोई कह दिया करता था माँ साहब को कि जी वो तो घोड़े दौड़ हो रही जी, होते चलिए, वो अंधाधुंध पैसे लगा दिया करती थी और ज़ाहिर हार जाती थी। फिर
महफिलें, दिलावर हाउस जो है कराची के अंदर, वो उनके बेटे के नाम पे ही था, दिलावर हाउस। वहाँ उन्होंने एक लंबी ऊंची ग्रांडील किस्म की एक हबशी खातून रखी हुई थी जो बड़े जुल्म से जो सब तमाम मुलाजमीन को बहुत ज़्यादा अपनी गिरफ्त में रखती थी। माँ साहब के सारे जो अहकामात हुआ करते थे वो पूरे करवाने होते थे। अब ये वो दौर है जब वो जूनागढ़ छोड़ के कराची आ चुके हैं, लेकिन अभी उस हैंगओवर में है। इसी हैंगओवर में एक 13 साल की बच्ची जिसे वो जूनागढ़ से लेके आए हुए थे, उसका नाम था बानो। उस बच्ची की तबीयत ख़राब हुई या कुछ उसे कोई मसला हुआ, उसने उजलत में मुनव्वर जहाँ का यानी माँ साहब का टॉयलेट यूज़ कर लिया। ये घोड़ों की दौड़ देखने जा रही थी, इन्होंने उसको थप्पड़ मारे और थप्पड़ मारने पे इक्तफा नहीं किया। इन्होंने उस खातून को जो इनकी मुलाजमा थी, जो सबको गिरफ्त में रखती थी, उसे कहा कि इसे कुछ ऐसी सज़ाएं दो कि जब मैं वापस आऊँ तो ये सिसक रही हो। आप जानते हैं उसने क्या किया? क्या? उस जालिम औरत ने इस 13 साल की बच्ची के जो हसास आज़ा हैं उनमें मिर्चें भर दी। जब वो माँ साहब वापस आई तो वो वाकई सिसक रही थी, और वो उसने सिर्फ मिर्चें नहीं भरी, उसको मारा। उसके घूमड़ पड़े हुए थे सर में और नील पड़े हुए थे, क्योंकि वो मर गई, वो बच्ची मर गई। अगर वो जूनागढ़ होता, अगर वो हैदराबाद होता, अगर वो पुराने ज़माने का राजा महाराजा का कोई होता तो रोध होके चुप हो जाते लोग। लेकिन कराची में उस बच्ची के जो भाई थे वो खड़े हो गए। कुछ एक्शन हुआ? एक्शन हुआ। पुलिस ने मौसा साहब को पकड़ लिया, कराची पुलिस ने, और हवालात में डाल दिया। केस चलना शुरू हो गया अदालत में, और कहते हैं कि एक क्लास उन्हें मिली। एक क्लास में वो बैठती थी और मज़े से पान खाया करती थी। मामला कोर्ट तक चले गए। माँ साहब ने बड़ा लताड़ा सबको कि कौन है, हमारे पास 500 खादमाएँ हुआ करती थी, किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो हमारे सामने आवाज़ उठा सके। आप एक 13 साला, बड़ा ही डिरोगेटरी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एक 13 साला फ़लाँ के लिए आप मुझे पूछगछ कर रहे हैं। लेकिन अब ये भी हमें देखना है कि उस ज़माने का कराची या उस ज़माने का हमारा निज़ाम इंसाफ ऐसा था कि अदालत ने बहुत बहुत दबाव के बावजूद माँ साहब को सज़ा दी। और सज़ा ये थी कि जब तक अदालत बर्खास्त नहीं होती वो क़ैद में रहेंगी और 6,000 रुपये जुर्माना देंगी। ये सज़ा उन्होंने इसलिए दी कि वो 1.5-2 साल केस चलता रहा तो वो जेल ही में रही थी 1.5-2 साल। तो इसलिए अदालत ने कहा कि पहले ही अपनी क़ैद भुगत चुकी हैं, क्योंकि वकला ने यह साबित कर दिया था कि कत्ल में ये बराह रास्त मुलव्वस नहीं है। क्योंकि इनकी फिर वो जो खातून इनकी मुलाजमा थी उसके साथ लड़ाई भी हुई। मुलाजमा ये कहती थी कि इनके कहने पे मैंने ये सब कुछ किया, जबकि ये कहती थी कि मैंने ये नहीं कहा। तो और जो मुलाजमा थी उसको क्या सज़ा मिली? मुलाजमा को कोई सज़ा नहीं मिली। जिसने जुल्म किया, जिसने मारा, उसको नहीं, उसे कोई सज़ा नहीं मिली, क्योंकि केस इनके ऊपर पड़ा, केस बनाया इनके ऊपर गया था। इन्हीं के ईमा पे वो कर रही थी जो कर रही थी वो, क्योंकि इरादा कत्ल का नहीं था, इरादा सज़ा देने का था, लेकिन बच्ची मर गई। ये बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए इनको फाइनली छोड़ दिया गया। लेकिन मौसा साहब को बहुत से लोगों ने कहा कि आप बात मान लें, आप अपनी सफाई पेश करें उसकी वजह कि ये जूनागढ़ नहीं है, ये अब कराची है। उसने कहा हम तो एक रियासत के वो हैं, नवाब हैं, हमें ये क्यों, हम इनके ज़ेर असर आते ही नहीं। तो उन्होंने कहा आप यहाँ रह रही हैं, आप पे यही इसी लैंड का कानून नाफिज होगा। इस केस में सब कुछ जो कुछ था बिक गया, और दिलावर हाउस की वो रौनकें भी नहीं रहीं। फिर वो कसम पुरसी की हालत में फौत भी हो गई। तो बहरहाल ये एक बड़ा इंसानियत सोच वाक़या था जो अखबारों के अंदर बहुत लिखा गया इसके बारे में। आपके ख्याल में इन रियासतों का मुग़ल शाही ख़ानदान से निकलकर अंग्रेज़ की अमलदारी में जाना क्या इन रियासतों के लिए फ़ायदेमंद था, या ये रियासतें अंग्रेज़ के हाथों खेली गई और जिसका नुकसान हिंदुस्तान को हुआ? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।